हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कामायनी। जैसा कि आप देखेंगे थंबनेल में कि ये कामायनी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कामायनी से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस किस आलोचक ने कामायनी के बारे में अपना क्या विचार दिया है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। तो वीडियो बस छोटी सी रहने वाली है, 8-10 मिनट की। इसको आप ज़रूर देख लेना पूरी, ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले देखो, सबके मन में एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि कहीं कहीं पर जो कामायनी की रचना है वो 1935 बताई जाती है और कहीं कहीं 1936 लिखी रहती है। तो इसका बिल्कुल हल मैं ढूंढ लाई हूँ। प्रबंधात्मक महाकाव्य, ठीक है, ये महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है आपको। छायावाद का ये एकमात्र महाकाव्य है। इस कामायनी की रचना 1935 में ही हुई थी, लेकिन हिंदी साहित्य कोश नामवाची के अनुसार, ठीक है, ये एक पुस्तक है जो कि डॉक्टर नगेंद्र जिसके संपादक थे, उसके अनुसार 1936 इसको माना जाता है। ये जो ऐसी पुस्तक है, इसमें अधिकतर क्या है कि अगर मान लीजिए एक साल बढ़ा करके मोस्टली सभी रचनाओं की जो इनका जो समय है वो एक साल बढ़ा करके दे रखा है, ठीक है, एक साल आगे का दे रखा है। ये आप ज़रूर ध्यान रखना। मैंने पूरी जो भी इसको पढ़ा है बुक को और दूसरी को भी देखा है, तो इसमें क्या है कि कहीं पर 28 है तो इसमें आपको 29 मिलेगा, कहीं पर 37 है तो इसमें आपको 38 मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लेट लतीफ़ है, इसको थोड़ा सा लेट लतीफ़ क्या है बल्कि आगे चल रही है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हुआ। चलते हैं आगे, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वही देखेंगे हम जल्दी ही, ठीक है। इसका जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है, जो कि 1928 ईस्वी के अक्टूबर महीने में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रख लेना। ये कामायनी से पहले जो इसका प्रथम सर्ग है चिंता, वो पहले ही प्रकाशित हो चुका था 1928 में, ठीक है। लेकिन इसका जो संपूर्ण रचना है वो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसलिए इसकी रचना में प्रसाद जी को लगभग 7 वर्ष का समय लग गया था। जैसा कि आप जानते हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और 1928 में जब पहला सर्ग आया था और उसके बाद पूरी रचना इसकी 1935 में आई, तो जाहिर सी बात है उनको 7 वर्ष का समय इसमें लगा था। इस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिएगा पूरी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, ठीक है सभी बच्चे। कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है, ये ध्यान रखना। यह प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसकी प्रेरणा प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण से मिली थी। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ये सतपथ ब्राह्मण से ली गई है। यह कृति प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन, ठीक है, ये प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है, इस पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। समरसतावाद एवं आनंदवाद पर आधारित है, इसीलिए इसे हिंदी का अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रख लेना। और जो बच्चे डेली मुझसे जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं कि आज देखो मैं लाइव क्लास नहीं करवा पाई थी, लैपटॉप में कल की ही प्रॉब्लम हो गई थी, विंडो वगैरह सब उड़ गई थी, उसका डेटा वगैरह सब चला गया था। और आज भी मैं पूरे दिन उसी में लगी रही, कल भी पूरे दिन लगी रही थी, है ना, पूरा टाइम उसमें निकल गया, तो इसलिए आज नहीं ले पाई। कल 11 बजे ही क्लास होगी, है ना, गुरु पूर्णिमा है और इस शुभ अवसर पर हम क्लास ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मुक्ति बोध ने कामायनी को फैंटेसी, सुमित्रा नंदन पंत ने ताजमहल कहा है, श्याम नारायण ने क्या कहा है, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य, ठीक है, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य बताया श्याम नारायण ने। प्रभाकर माचवे ने इसे मानवता का उद्घोष कहा है और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है दोष रहित दोष सहित रचना, दोष रहित और दोष सहित रचना। एवं हरदेव बाहरी इसे हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य कहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, फैक्ट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। कामायनी खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है, ये भी जरूर याद रखना, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं, जैसा कि आप जानते होंगे 15 सर्ग हैं। इन सर्गों को आपको क्रम से याद रख लेना है, ये क्रम मैंने लिख दिया है यहाँ पर। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंदवाद। ऐसे मेरे बोलने से तो आपको याद होगा नहीं, याद तो भाई आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 बार याद करेंगे, लिख लिख करके तो हो जाएगा, जिनके याद नहीं है। बाकी तो बड़े ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, है ना, हो सकता है आपको याद हो। तो आगे देखते हैं कामायनी के बारे में थोड़ा सा। कामायनी रचना प्रतीकात्मक महाकाव्य है। इसके प्रतीक एवं पात्र निम्नलिखित हैं।
इसमें प्रतीकात्मक रचनाएं, यानी कि जो जो इसमें पात्र रखे गए हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ जरूर है, तो इनके अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। मनु है इसमें मन का प्रतीक। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। एड़ा बुद्धि का प्रतीक है। आकुली क्रात ये दोनों आसुरी शक्ति के प्रतीक हैं। वृषभ धर्म का प्रतीक है। मानव मनुष्य का प्रतीक है, जो कि मनु और श्रद्धा का बेटा था। सारस्वत प्रदेश ये संस्कार का प्रतीक है। और कैलाश मानसरोवर समरसता यानी कि आनंद मुक्ति स्थल है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ये सभी प्रतीक इसमें दिए गए हैं। आगे देखते हैं, श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। जो श्रद्धा है वो क्या है, काम गोत्र की बालिका है, अतः श्रद्धा के नाम के साथ ही इसे कामायनी कहा जाता है। कामायनी का आनंद सर्ग महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्ग इसमें कौन सा है, तो वो आनंद सर्ग है, जो कि सबसे लास्ट में। भाई आनंद ही तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो इंसान आज के ज़माने में आनंद में जी रहा है ना, वही समझ लो स्वर्ग भोग रहा है ना, वरना सब कुछ बेकार है। यह सर्ग ही प्रसाद के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। त्रांटक कामायनी का प्रमुख छंद है। इसके चिंता, आशा, स्वप्न एवं निर्वेद जो सर्ग हैं वो आला छंद में लिखे गए हैं। 30-31 मात्राएं होती हैं इसके अंदर, छंदों को भी देख लेना। इसमें रहस्य, एड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा ये लावनी छंद में लिखे गए हैं। 32 मात्राएं होती हैं लावनी छंद में। संघर्ष जो सर्ग है वो रोला छंद में लिखा गया है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और 24 मात्राएं होती हैं इसके अंदर। इसके बाद आनंद सर्ग है, जिसमें जो सखी छंद में लिखा गया है, ठीक है, अगर हमारे साथ कोई सखी हो तभी हमें आनंद मिल सकता है। इसमें 14 मात्राएं होती हैं। वासना सर्ग रूपमाला छंद में लिखा हुआ है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो ये छंद भी आपके कंपलसरी होते हैं जो पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद कर लेना यहाँ से। कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध की है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन ये जो कृति है वो इंद्रनाथ मदान ने कहा है। इंद्रनाथ मदान को आप मत भूलिएगा, इनसे आगे जुड़ी हुई हम एक पंक्तियाँ देखने वाले हैं। ये वो नोट्स हैं जो मैंने हिंदी साहित्य के तैयार किए हैं, आदिकाल से लेकर के पूरा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जो अब तक की जितनी भी रचनाएं वो सब इसमें रखी गई हैं। और आप देख सकते हो ये नोट्स किस तरीके से तैयार किए गए हैं। बस कंप्लीट हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, एक आध दिन का समय लग रहा है, ठीक है। आप अगर पूरे नोट्स चाहते हो इतनी साहित्य के तो भी आप ले सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगी, उस नंबर पर संपर्क करके इनको मंगवा सकते हो घर तक। आगे देखते हैं, अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है आलोचकों की दृष्टि में कामायनी, ठीक है। आलोचकों की दृष्टि में कामायनी का अर्थ क्या है, तो जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले हम इन्हीं को ले लेते हैं। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। जो मनु हैं वो भारतीय इतिहास के आदि पुरुष बताए हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना को भी अनेकाधार नहीं छोड़ा है। ये कह रहे हैं कि कामायनी की जो कथा हमने लिखी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कल्पना को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। वैसे तो सतपथ ब्राह्मण से ये इसकी जो कथा है वो ली गई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कल्पना, देखो कल्पना तो जोड़ते ही हैं कवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, ठीक है। ये परीक्षा स्थल बताते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य एक कंपोजियन है, और कंपोजियन भी किसी ने बताया है, तो ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बताया था। दो इन्होंने दिए हैं, जितना लंबा चौड़ा नाम है उतने ही दो लंबे लंबे कथन है, छोटे छोटे कथन है वैसे 2 हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, ठीक है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। और आगे कहते हैं कि कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है, ये भी इन्होंने कहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। बच्चन सिंह की बात करें तो मुक्ति बोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फूअड़ मार्क्सवाद का नमूना है। ये बच्चन सिंह जी क्या कह गए देख लो। मुक्ति बोध की जो कामायनी है वो कामायनी संबंधी जो अध्ययन है वो फूअड़ मार्क्सवाद का नमूना है, क्योंकि मुक्ति बोध ने एक रचना लिखी है समीक्षात्मक कृति, अभी हमने देखी थी कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्ति बोध की रचना है और उसके बारे में बच्चन सिंह ने ये कथन दिया है। शांति प्रिय द्विवेदी जी छायावाद का उपनिषद मानते हैं इसे, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता रहा है। विशंबर नाथ मानव जी कहते हैं कि कामायनी विराट सामंजस्यवाद की सनातन गाथा है, ठीक है, ये सनातन गाथा का प्रतीक मानते हैं इसे। हरदेव बारी जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बारी ने बताया है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है,
ठीक है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि का महाकाव्य कहने वाले हैं नामवर सिंह। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ठीक है, प्रतिनिधि काव्य इन्होंने बताया। श्याम नारायण पांडे की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, जो अभी हमने ऊपर देखा था शॉर्ट में, अभी आपको डिटेल में मिल गया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी एक रूपक है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे ट्रीटाइज भी कहा है, ठीक है, और भी एक नाम दिया था, और इसे कामायनी को रूपक भी इन्होंने बताया है। मुक्ति बोध बताते हैं कि कामायनी एक फैंटेसी काव्य है ना, ये तो फैंटेसी कवि थे। इंद्रनाथ मदान देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसे असफल कृति बताते हैं ना, पता नहीं कहाँ सोए पड़े थे बेचारे, इन्होंने असफल बोल दिया, जिसे सब लोग इतना बड़ा चढ़ा करके अपना कुछ ना कुछ उस पर अच्छाई दे ज्ञान बांट रहे हैं, और ये इसे असफल बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना, एक आध आलोचक तो मिल ही जाता है इस प्रकार का, है ना, अपनी भी ज़िंदगी में सबकी में होता ही है। भोलानाथ तिवारी को देख लीजिए क्या कहते हैं, अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। ठीक है, अंतर्द्वंद की दृष्टि से जो मनु है वो मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। कामायनी का चरित्र दोहरा है, ये भी इन्होंने बताया है। आगे आते हैं हमारे शंभुनाथ सिंह जी। शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कामायनी में ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया है और ना ही उसे भयंकर राक्षस बनाया गया है। इसके विपरीत सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठाते हुए मानवीय कोष से आनंदमय कोष की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाया गया है। ठीक है, तो ये भी शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो कामायनी को इन्होंने ताजमहल के समान बताया है ना। ये देखो कितने बढ़िया हैं, अपने साथ के ही थे ये, है ना, दोनों छायावाद के थे। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे अन्य रचनाएं हैं, और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये नोट्स इस तरीके के कंप्लीट किए गए हैं, इसमें नाटक उपन्यास सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। फिर निराला जी, है ना, ये नोट्स इस प्रकार के हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप मेहनत नहीं करना चाहते ज़्यादा, है ना, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत कम करनी पड़े और आपको ये लिखे लिखाए नोट्स मिल जाए, ये मैंने बड़े ही मेहनत से बनाए हैं, जो मैं आपको एक कम प्राइस पर ही दे दूँगी। ठीक है, मतलब इतनी पर भी नहीं दूँगी, हाँ थोड़ा बहुत तो भाई लेना पड़ेगा आपको। अगर ये चाहिए तो देखो मैं आपको नंबर बता रही हूँ, है ना, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। कॉल नहीं करनी है आपको, व्हाट्सएप कर देना 8273842391, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर लेना। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे, है ना, पूरे नोट्स। बस 1-2 दिन का समय है, अभी ये टाइप होके आ जाएंगे तो मैं यूट्यूब पर भी इनको डालूँगी। ठीक है, ओके, जो पहले आएंगे वो कुछ ना कुछ अच्छा ही पाएंगे, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिनको भी चाहिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।